आज 7वें चरण के चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। 7वें चरण की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। वोटिंग होगी 13 लोकसभा सीटों पर। शाम 6 बजे थमेगा चुनाव प्रचार। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में 1 जून को वोटिंग। इसके अलावा देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर में भी 1 जून को मतदान होगा। इसके अलावा कहां पर वोटिंग है वो भी आप जान लीजिए। बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी 1 जून को होगी वोटिंग। तो वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी 1 जून को मतदान होगा। आज शाम 6 बजे इन सीटों पर प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। लेकिन उससे पहले लगातार जो नेता है, जो विपक्षी दल है, तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के दल हैं और साथ ही साथ जो नेता है वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एक एक कर ऐसे राज्यों का दौरा तमाम दिग्गजों के द्वारा किया जा रहा है जहां पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तमाम नेताओं की नजर आने लगी है। 7वें चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। कहां कहां पर चुनाव होना है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देवरिया, बांसगांव, घोसी, मिर्जापुर, सलेमपुर, इसके अलावा वाराणसी और रॉबर्ट्सगंज, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले आज शाम 6 बजे 7वें चरण के प्रचार प्रसार का अंतिम समय होगा, यानी शाम 6 बजे पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा, चुनावी शोर थम जाएगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में 1 जून को वोटिंग होगी। देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, ये तमाम वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर यूपी में वोटिंग होनी है। लिहाजा पूर्वांचल की सीटें हैं तो हर दल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसे लेकर समझा जा सकता है, चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन हो, INDIA गठबंधन हो। इन तमाम पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर पिछली बार भी बीजेपी बहुत मुश्किल से यहाँ पर जीत दर्ज करवा पाई थी। कुछ एक सीटों पर बहुत ही कम अंतर के साथ जीत जो है वो दर्ज की गई थी। लिहाजा उन सीटों पर भी बेहतर प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। अवनीश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ चंदौली से। अवनीश, क्योंकि आज लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में शाम 6 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। जरा बताइएगा कि चुनाव प्रचार थमने को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या क्या आदेश जारी किए गए हैं, क्या अधिसूचना जारी की गई है फिलहाल, क्योंकि 1 जून को मतदान होगा, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं अभी से शुरू कर दी गई हैं? जी, मैं आपको बताऊं, आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और जो डोर टू डोर है वही प्रचार हो पाएगा। और अगर बात करें चंदौली की, तो चंदौली 1 तारीख को चंदौली में इलेक्शन होना है। इसके तहत आज जो चुनाव प्रचार है उसके तहत आज यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जो आज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके लिए वोट मांगेंगे। हालांकि इसके बाद की अगर बात करें तो आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 1 तारीख को इलेक्शन होगा। जी ठीक है। सुशील मेरे सहयोगी गोरखपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब आपका रुख करते हुए गोरखपुर में आप मौजूद हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, यहाँ पर किस प्रकार की हलचल और आज पूरे दिन शोर देखने को मिलेगा शाम 6 बजे तक? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये 7वां चरण है और अंतिम फेज में 1 जून को गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, मऊ और जो है वाराणसी सहित तमाम जो जनपद है वहां पर जो है 1 जून को जो है वोट पड़ेगा और मतदान होगा। ऐसे में आज शाम को 6 बजे के बाद से कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। प्रचार प्रसार की जो आवाजें हैं वो थम जाएंगी। किसी भी तरह का कोई जनसभा नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगा और डोर टू डोर केवल कैंपेनिंग होगा। और निश्चित रूप से आज शाम को चुनाव थमने से पहले जो सुबह दिन भर जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं वो शाम 5 बजे तक चलेंगे। और यही वजह था कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रोड शो निकाला था गोरखपुर में और तकरीबन हजारों की संख्या में उस रोड शो में लोग शामिल थे। और आज भी 11 बजे एक कार रोड शो निकलेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज शाम 5 बजे तक जितने भी जो प्रत्याशी हैं वो अपना जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। जनसभाएं होंगी, जो है नुक्कड़ सभाएं होंगी, लेकिन 5-6 बजे के बाद से कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा और उसके बाद से केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग करना और घरों में पर्ची पहुंचाना, इस तरह का कार्यक्रम
अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग ठीक है। प्रत्याशियों के द्वारा किया अवनीश, जाएगा, मेरे उनके सहयोगी समर्थकों के लगातार द्वारा। मेरे साथ बने हुए हैं चंदौली से। अवनीश, चंदौली के जब हम सियासी टक्कर की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 2019 के चुनावों की तरफ अगर हम एक बार नजर डालें तो 2019 में बहुत ही कम मार्जिन के साथ चंदौली जैसी सीट पर बीजेपी अपनी जीत हासिल कर पाई थी। इस बार भी लिहाजा कड़ा मुकाबला है, बसपा की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से और फिर एनडीए की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार है। तो यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में चुनौती होगी कि पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करे, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके कारण मैं आपको बताऊं रक्षा मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्री सारे लोगों ने कैंपेनिंग करी। यहाँ पे चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 जो विधानसभा है वो चंदौली की है, बाकी जो 2 विधानसभा है वो वाराणसी में आती है, शिवपुर और अजगरा। लास्ट अगर 2019 की बात करें तो तीनों विधानसभाओं में बीजेपी हार गई थी और जो बढ़त मिली थी वो जाके शिवपुर और अजगरा से ही मिली थी, जिससे बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जीत पाए थे। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार प्लस पॉइंट ये है कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं है और जाति बेस्ड वोट पड़ता है, चूंकि यहाँ पे पूर्वांचल है, चंदौली है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा सा असर रहेगा कि सपा और बसपा के जो वोट है वो अपने आप में बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार सब ज्वाइंट थे और जो संजय चौहान है वो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ थे और ज्यादा मार्जिन नहीं था, तकरीबन 13,000 के आसपास का मार्जिन था। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इससे पहले बीजेपी ने गेम प्लान किया है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, सेम उसी दिन डॉक्टर संजय चौहान को भी बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है, जो महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ वोट चुनाव लड़े थे 2019 में। तो इसका फायदा डेफिनेटली मिल सकता है। तो चौहान वोटर्स हैं वो मोबिलाइज हालांकि पूर्वांचल की सीटों पर अवनीश जातीय समीकरण और जातीय आधार पर राजनीति भी हमेशा से प्रभावी रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। सुशील का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। गोरखपुर की अगर हम टक्कर की बात करते हैं या फिर चुनौतियों की बात करते हैं तो सिटिंग सांसद यहाँ पर रवि किशन और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में है। तो वही काजल निषाद भी एक अभिनेत्री है, एक अच्छा खासा उनका वोट बैंक भी है, साथ उनकी एक अलग पहचान है, लोकप्रियता है। तो अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री की यहाँ पर लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। सुशील, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प भी है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि जो निषाद वोटर है इस बार संभवतः काजल निषाद अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से कामयाब होती हुई नजर। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो वहां पर काजल निषाद यानी एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो थोड़ा मजबूत स्थिति में दिख रही हैं, लेकिन सदर की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की होती हैं। तो ऐसे में सदर की जो जितने भी वोटर हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, लगातार जनसभाएं की जा रही है कि वहां के जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके। साथ ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अब डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषादों के नेता कहे जाते हैं, जो डैमेज वोटर हैं निषादों के, उनको सहेजने में उनको लगाया गया, 3 दिनों से वो लगातार लगे हुए हैं। तो ये तो अब आने वाला 1 जून बताएगा कि निषादों को कितना सहेज पाई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस समय निषाद जो है वो काफी नाराज चल रहे थे और यही वजह था कि काजल निषाद जब उनके बीच में पहुंची हैं तो निषादों को लगा कि एक हमें ऑप्शन मिल गया, तो उसकी वजह से जो है मजबूती ज्यादा नजर आ रही थी। क्योंकि काजल निषाद की अगर बात करें तो पिछले 3 चुनाव वो और भी लड़ चुकी हैं और जहां जहां वो चुनाव लड़ी हैं निश्चित रूप से मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है और इस बार भी चुनाव काफी मजबूती से नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरे लोकसभा बांसगांव की बात कर ले तो वहां पर कमलेश पासवान भी पिछले 3 बार से जो है सिटिंग एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं। तो ऐसे में इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन से सदल प्रसाद है, वहां भी काफी मजबूती और काफी टक्कर की लड़ाई नजर आ रही है और वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो आपको मैं बता दूं कि पूरी तरह से साइलेंट है, वो क्या करने वाला है, किसे वोट करने वाला है, ये वो खुल करके सामने नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कोई बहुत ज्यादा कयास नहीं लगा पा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार के दोनों लोकसभा क्षेत्र के, गोरखपुर की बात करें या फिर आसपास के सभी जनपदों की बात करें, चुनाव काफी दिलचस्प है और लड़ाई भी काफी कांटे की टक्कर की है। ठीक है, चंदौली का मैं अपने सहयोगी का एक बार फिर से मैं रुक करती, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी दिलचस्प अवनीश ऐसे में लड़ाई रहती है, चाहे हम पूर्वांचल के जातीय समीकरण की बात करें या फिर सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं। हालांकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है, उस दौरान तमाम मुद्दों को भी यहाँ पर बढ़ाने चढ़ाने की बात की जाती है और उनका प्रभाव बनाने की बात की जाती है। अपनी नजर अवनीश आप बनाकर रखिएगा। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया।